तो हम लोगों ने जहाँ रुके थे हम लोगों ने केपलर्स लॉ कर लिया था, तीनों लॉ कर लिया था, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था। आज हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे, केपलर्स लॉ को फिनिश करेंगे, 3-4 एग्जाम्पल बाकी है, उसके बाद फिर कुछ एच सी वर्मा के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। सो in this example, a planet of mass m moves along an ellipse around the sun so that its maximum and minimum distance from the sun is equal to r1 and r2 respectively. तो अब देखो, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है एक प्लैनेट, यहाँ पे लेट्स से सन है, तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस इज r1 एंड r2, तो ये डिस्टेंस r2 हो गया और ये डिस्टेंस r1 हो गया। ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है और ये मिनिमम डिस्टेंस है, r1 एंड r2 हो गया ना। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्या पिछली क्लास में? चलो कोई नहीं, अगर किया होगा तो याद दिला देना। सो प्लैनेट ऑफ मास एम मूविंग अलोंग एन एलिप्स around the sun so that its maximum and minimum distance from the sun is equal to r1 and r2 respectively. Find the angular momentum of this planet relative to the center of the sun. इसके अबाउट हम लोग को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। मान लो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये v1 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v2 है, राइट। तो अब हम लोग पहले तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी वन इंटू आर वन इज इक्वल टू जो मिनिमम डिस्टेंस पे है एम वी टू इंटू आर टू, एम और एम कैंसिल हो गया, वी वन आर वन इज इक्वल टू वी टू आर टू, सॉरी, सो वी टू इज इक्वल टू वी वन इंटू आर वन अपॉन आर टू। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, so by conservation of energy we have तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो इनिशियली बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट 1 एंड 2, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, तो पोजीशन 1 पे हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम, सॉरी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर वन, है ना। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंड पोजीशन हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर टू। 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, m कैंसिल कर लेते हैं पहले और 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा वी वन स्क्वायर माइनस ऑफ जी एम टू जी एम अपॉन आर वन, ये हम लोगों ने किया था कल वैसे, वी टू स्क्वायर माइनस टू जी एम अपॉन आर टू, ठीक है। वी टू स्क्वायर की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारा हो जाएगा वी वन स्क्वायर माइनस टू जी एम अपॉन आर वन, v2 square is v1 square r1 square upon r2 square minus 2 gm upon r2, ठीक है। सो इसको इस तरफ ले आओ और इसको इस तरफ ले आओ, तो ये हमारा हो जाएगा, नहीं उल्टा कह रहा हूं मैं, इसको इस तरफ ले आओ,
राइट, और ये v1 स्क्वायर वाले को इधर लेके चले जाओ, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा 2gm 1/r2 minus 1/r1 is equal to v1 square r1 square by r2 square minus 1. So this will be 2gm r1 minus r2 divided by r1 r2 v1 square r1 square minus r2 square divided by r2 square. देखो r2 और ये r2 कट गया, एक r2 बचा, r1 माइनस r2 और इससे कटेगा तो यहाँ पे बचेगा r1 प्लस r2, है ना. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है. इसको अगर सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे डालेंगे 2gm अपॉन r1 is v1 square into r1 plus r2 divided by r2. So this is v1 square is equal to 2gm r2 upon r1 into r1 plus r2. v1 is equal to root under 2gm r2 by r1 into r1 plus r2. तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा m v1 r1 स्मॉल m 2g कैपिटल M r2 by r1 into r1 plus r2 into r1. अब r1 को अंदर लेके चले जाओ, स्क्वायर रूट के m को भी अंदर लेके चले जाओगे तो L1 हो जाएगा हमारा 2g कैपिटल M स्मॉल m 2g कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर r2 into r1 स्क्वायर by r1 into r1 plus r2. So this is root under 2g capital M small m square. ये कैंसिल हो गया, एक सिंगल r1 बचा, 2gm r2 r1 2gm into m square r2 r1 r1 plus r2. ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाता है. क्लियर बच्चों? यस सर. लिख लिया सबने? यस सर. यस सर. अब ये जो क्वेश्चन है, the mean distance of Mars from Sun is 1.524 times the distance of Earth from Sun. Okay. Now the period of revolution of Mars around Sun will be, so देखो time period of revolution of Mars. Okay. So हमें पता है t square is proportional to a cube, Kepler's third law के हिसाब से. This is Kepler's third law of planetary motion. So time period of Mars का square divided by time period of Earth का square is equal to mean radius of Mars का cube divided by mean radius of Earth का cube. So Tm upon Te is equal to Am upon Ae raised to the power 3/2. Values डालेंगे. Tm is equal to time period of Earth. Am by Ae. देखो कह रहा है मार्स का जो मीन रेडियस है ना, मीन डिस्टेंस 1.524 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ अर्थ है, तो ये हो जाएगा 1.524 raised to the power 3/2.
गिवन है तुम्हें AM by AE इज इक्वल टू 1.524, ये गिवन है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ क्या होता है, 1 ईयर होता है ना। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अगर हम बात करें तो मार्स का हो जाएगा 1 into 1.524 raised to the power 3/2. So this is 1.524 raised to the power. So this is 1.88 अर्थ ईयर। 1 क्या है, ये अर्थ ईयर है, तो जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मार्स क्या हो जाएगा, 1.88 अर्थ ईयर हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू ऑप्शन 2। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution capital T. ठीक है, सो एक लाइट प्लैनेट है, इट रिवॉल्व्स अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, है ना, अर्थ के नहीं, ये स्टार के अबाउट जा रहा है। सो विद अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैपिटल T, if the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to r raised to minus 5/2, so gravitational force of attraction is proportional to r raised to the power minus 5/2, or gravitational force of attraction is 1 by r raised to the power 5/2। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग को निकालना है कि टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा घूमने के लिए सर्कुलर ऑर्बिट में। तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r raised to the power 5/2। ठीक है, सो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r रेस्ट टू द पावर, ये r डिवाइड होगा 5/2 प्लस 1, 7/2 हो गया m। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा k बाय m r रेस्ट टू द पावर 7/2। ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, k बाय m r 7/2 का रूट अंडर, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर टू m r 7/2 बाय k। ठीक है, so that means t square is equal to 4 pi square m upon k r raised to the power 7/2। ठीक है, तो t square is basically proportional to r raised to the power 7/2, क्योंकि ये पूरा तो कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनैलिटी किससे होगा, r raised to the power 7/2 से। क्लियर है बच्चों, लिख लिया? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ सन if the mean radius of Earth's orbit is this much, so mean radius of Earth orbit दे रखा है, g का वैल्यू दे रखा है, हमें मास ऑफ सन निकालना है, ठीक है। सो आप ये देखिए, जो सेंट्रिपिटल फोर्स है mv²/r, दिस इज gmm/r², ठीक है। स्मॉल m कैंसिल हो गया, r एक कैंसिल हो गया, v² इज इक्वल टू gm/r और v इज इक्वल टू √gm/r। कैपिटल M मास ऑफ सन है बेसिकली, ठीक है। v का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू निकल गया, टाइम पीरियड, ठीक है। सो t इज इक्वल टू circumference of the orbit 2πr, length of the orbit divided by speed 2πr by linear speed. So this is 2πr और लीनियर स्पीड v को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो r बाय gm हो गया, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे तो t² इज इक्वल टू 4π² r² r बाय gm। m is equal to 4π² r³ divided by t² g। मास ऑफ सन निकालना है, अब हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 4π² 4 × 3.14 का होल स्क्वायर, r इज 1.5 10⁻11, 8 किलोमीटर था, 10⁻8 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻11 हो जाएगा, का क्यूब डिवाइडेड बाय ये t² × g। सो t यहाँ पे कह रहा है, ये टाइम पीरियड इसका 1 ईयर है, 1 ईयर को कन्वर्ट कर लो, मतलब 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 होल स्क्वायर इंटू 6.67 10⁻−11। So we'll get 4 into 3.14 square, 1.5 cube divided by 365 . So 2 into 10 to the power 30 kg. Third option. So mass of the sun is this. लिख लिया बच्चों? यस सर। अब चैप्टर तो हो गया है, तो तुम लोग जितना तुम्हारा जो पैकेज है कक्षा वाला, उससे पीछे जो एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हो इस चैप्टर का पूरा, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क है, वो सारे एक्सरसाइजेस जो पीछे के हैं वो सारे कंप्लीट करना। अब हम लोग आगे कुछ एस सी वर्मा के क्वेश्चंस करेंगे।
So we have three particles A, B and C. Each of mass m are placed in a line. तो हम लोग के पास तीन पार्टिकल है A, B और C. सभी का मास m है. इसका, इसका और इसका, तीनों का मास m है. So three particles A, B and C, each of mass m are placed in a line with AB is equal to BC is equal to D. ये जो डिस्टेंस है ये D है, BC भी D है ना. Find the gravitational force on a fourth particle P of same mass. यहाँ पे एक और पार्टिकल है, इसका भी मास m है और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो भी d है ना. We have to find the gravitational force on a fourth particle P of same mass placed at a distance d from the particle B on the perpendicular bisector of the line AC. अब देखो, अब पहले कितने सारे कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहा है P पार्टिकल पे. एक तो ये फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड P, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन P एंड B एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन P एंड C. अब यहाँ पे इस फोर्स को, ठीक है, एक हो गया FA, ये हो गया FC और ये हो गया FB. इस फोर्स FA और FC को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं. जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर देगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा. ये अगर 90 डिग्री है, ये दोनों D और D है, तो ये भी 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा. उसी तरह ये एंगल भी 45 है, राइट, सिमेट्रिसिटी से. अब इधर एक फोर्स होगा, दिस इज FA साइन 45 डिग्री. इधर फोर्स है FC साइन 45 डिग्री. FA और FC का वैल्यू निकाल लेंगे. FA इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू GM इंटू M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अभी देखो ये D है और D है, PA का जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी √2D. ठीक है. So since PA is √2D, so we'll write यहाँ पे √2D का होल स्क्वायर, GM स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर. ठीक है. अब इसका साइन 45 एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, cos 45 ऐड हो रहा है, तो नेट फोर्स acting on P due to A, B and C is, पहला हो जाएगा FA cos 45 प्लस ऑफ FB प्लस FC cos 45. FA cos 45 मतलब GM स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर cos 45. FB is GM square upon D square. FC is GM square by 2D square into cos 45. अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं. GM cos 45 1/√2 होता है. GM square 2√2D square plus GM square by D square, GM square by 2√2D square net force. So this is GM square by D square 1/2√2 into 2 plus of 1. So this is GM square. So GM square upon D square (1/√2 plus 1).
क्लियर है बच्चों? यस सर। ये हमारा नेट फोर्स हो गया जो कि पी पार्टिकल पे लग रहा है. सर हाँ जी बेटा. सर आप सर एफ ए कॉस 45 वाले स्टेप के बाद मतलब जब इधर 4m स्क्वायर हो गया वहां से एक बार फिर से समझा सकते कहाँ पे? सर जहाँ पे 4m स्क्वायर बाय √2d स्क्वायर हुआ है, 2√2d स्क्वायर जो हुआ है. और नहीं है, ये सब जी एम स्क्वायर है. ओ ओके सर. ठीक है, ये जी है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी एम स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर. ये वैल्यू हमने डाल दिया है एफ ए का यहाँ पे. और ये जो एफ बी का वैल्यू होगा जी m1 m2, तो जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर. ये भी जी एम स्क्वायर बाई 2d. ओके एफ बी एफ सी का वैल्यू डाल दिया. ओके समझ सर. में आ गया? यस सर यस. लिख लिया सभी ने? यस सर. सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर where the resultant gravitational field due to earth and the moon is zero. तो मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे कहीं मून है. इन दोनों का सेंटर को अगर ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे मान लो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो. तो ये मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून है, राइट. और जो टोटल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 4 इंटू 10⁵ किलोमीटर. मान लो इसके सेंटर से जो ये डिस्टेंस है वो x है. तो ये जो डिस्टेंस बचा हुआ डिस्टेंस होगा दैट विल बी 4 इंटू 10⁸ मीटर. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 4 इंटू 10⁸ माइनस ऑफ x हो गया ये डिस्टेंस. ठीक है. अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर वेयर द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड द मून इज जीरो. तो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और मून जो है इसको इधर पुल कर रहा होगा. सो आपको निकालना है वो पॉइंट जहां पे कि ये दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बराबर हो जाए. सो let at P gravitational field due to Earth is equal to gravitational field due to Moon. अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है GME अपॉन एक्स स्क्वायर, मून की वजह से GMM 4 इंटू 10⁸ माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. जी और जी कैंसिल हो गया. 4 इंटू, सो mass of earth by mass of moon is x square 4 इंटू 10⁸ माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ मून मीन्स 6 इंटू 10⁻24
divided by mass of moon is 7.4 into 10 to the power 22 is equal to x square 4 into 10 to the power 8 minus x का होल स्क्वायर. अब देखो 600 by 7.4 करेंगे 81.08. अब स्क्वायर रूट कर दो यहाँ पे दोनों तरफ. 9 is equal to x divided by 4 into 10 to the power 8 minus x. So this will be 36 into 10 to the power 8 minus of 9x is equal to x. 9x को उस तरफ लेके चले जाओ. 36 into 10 to the power 8 is equal to 10x. X is equal to 3.6 into 10 to the power 8 meter. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Third question है, a particle of equal mass, two particles of equal mass go around a circle of radius r. So two particle of equal mass, इसका भी mass m, इसका भी mass m, they go around a circle of radius r. इसका radius r है. The action of the mutual gravitation, under the action of mutual gravitational attraction. तो ये जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के वजह से इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा जिसके वजह से ये मूव करेगा. फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल. स्पीड मान लो v है, इनका दोनों का स्पीड v और v है. सो किसी भी ऑब्जेक्ट एक पे हम बात करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स gravitational force of attraction provides the necessary centripetal force. So means Gm into m upon इनके बीच में डिस्टेंस 2r का है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे है, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. हमें स्पीड v निकालना है, एक m कैंसिल हो गया, gm by 4r स्क्वायर into r is v स्क्वायर. v is equal to root under
gm/4 है। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। Two particles A and B of masses 1 kg and 2 kg respectively are kept 1 meter apart and are released to move under mutual attraction. तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पहले 1 मीटर अपार्ट रखा हुआ है और बाद में इनको छोड़ देते हैं। अब ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है, इसका मास ma है, इसका मास mb है, यहाँ पे इसका स्पीड va है और इसका स्पीड vb है। सो क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 पार्टिकल्स A and B of masses 1 kg and 2 kg, इसका मास 1 kg 2 kg 1 meter apart and are released to move under mutual attraction. Find the speed of A when that of B is 3.6 centimeter per hour. Velocity of B is equal to 3.6 centimeter per hour. 3.6 by 100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। R को सेकेंड में करेंगे 60 into 60, सॉरी 60 into 60 से डिवाइड करेंगे, R इस डिनोमिनेटर में है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 to the power 436, 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5 मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी ऑफ बी। अब बिकॉज सिंस बोथ दीज पार्टिकल्स आर मूविंग अंडर, है ना, मूविंग अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, so if we take both the particles as a system, this force will be a gravitational, this force will be internal force. So when A and B together, when A and B together are taken as a system, okay, so A and B together are taken as a system, then gravitational force is an internal force, okay. इन दोनों को साथ में सिस्टम ले लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंटरनल फोर्स हो गया, तो हमारा जो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड, both momentum and energy is conserved. Momentum MAVA plus MBVB is equal to, इनिशियली क्या था, दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, क्या था, MA plus MB into 0,
तो MA इज 1 kg, VA हम लोगों को निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट VB जब और कब, जब VB का वैल्यू क्या है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड है. So this is 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड. अब सब्स्टिट्यूट कर लो. 1 into VA प्लस 2 into 10⁻⁻5. और इसका डायरेक्शन जो है ना ऑपोजिट है. लेफ्ट साइड में आ रहा है, वो राइट साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन होगा. ठीक है. इज इक्वल टू 1 plus 2 into 10⁻⁻5. सॉरी 1 plus 2 into 0. 3 into 0 0 हो गया. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं VA इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁻5. ठीक है. So this is 2 into 10⁻⁻5. So speed of A निकल गया when speed of B is 3.6 centimeter per hour. What is the distance between the particles at that distance, at that instant, by conservation of energy? तो इनिशियली क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 है. जो भी एनर्जी है GMA into MB minus GMA into MB divided by पहले डिस्टेंस R है. This is equal to half MA VA square kinetic energy of A, half MB VB square kinetic energy of B, plus of minus G MA into MB. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, और बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो D डिस्टेंस सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी D हो जाएगा, माइनस GMA MB डिवाइडेड बाई D. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ना. सो वैल्यूज डालेंगे. माइनस GMA MB अपॉन R प्लस GMA into MB upon D is equal to half MA VA square, half into 1 into 2 into 10⁻⁻5 plus half into MB ठीक है. हाफ इंटू 1 into 2 into 10⁻⁻5 VA हमारा है, और ये जो हमारा वैल्यू होगा हाफ इंटू 2 into 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब वैल्यूज पुट कर लेंगे. GMA अपॉन, सो GMA into MB अपॉन D इज इक्वल टू 4/2 2 हो गया और ये 1 हो गया. This is equal to GMA MB upon R plus 3 into 10⁻⁻5. अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं.
हम लोगों को डी का वैल्यू निकालना है, तो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये वाला इक्वेशन एक बार लिख लो, है ना, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको करेंगे। लिख लिया आपने? यहां तक लिख लो, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ये 10⁻⁻5 नहीं, 10⁻⁻10 होगा। 10⁻⁻5 का स्क्वायर हो गया ना, है ना। 4 इंटू 10⁻⁻10/2, तो 2 इंटू 10⁻⁻10 इसका, और ये 1 इंटू 10⁻⁻10 इसका। लिख लिया यहाँ तक सबने? यस सर। अब इसमें वैल्यूज हम लोग देख रहे हैं। g टाइम्स ma इंटू mv/d, g टाइम्स ma इंटू mv डिवाइडेड बाय वैल्यूज पुट करते। देखो ये जो इनिशियल डिस्टेंस है 1 मीटर है ना, तो ये यहाँ पे 1 मीटर हो जाएगा। तो अब वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 1 इंटू 2 बाई डी, 6.67 10⁻⁻11 1 इंटू 2 बाई 1 3 इंटू 10⁻⁻10। तो देखो 6.67 इंटू 2 करेंगे 13.34, तो ये हो जाएगा 1.334 प्लस ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻10, 4.334 10⁻⁻10, और यहाँ 6.67 10⁻⁻11 इंटू 2 बाई डी। तो इससे d का जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 6.67 इंटू 2 1.334 divided by 4.334 0.3, d is equal to 0.3 into 10 to the power. So basically 0.3 meter. So solve कर लेते हैं। लिख लिया बच्चों? यस सर।
Now next question. The gravitational field in a region is given by E is equal to 10 Newton per kg I plus J. तो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू दे रखा है Now find the work done by an external agent to slowly shift a particle of mass 2 kg from point 0, 0. एक हमारे पास पॉइंट A है 0, 0. दूसरा पॉइंट B है 5, 4. ठीक है, हम लोग को वर्क डन निकालना है, राइट? वर्क डन F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. So work done is equal to फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये फोर्स होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड. मास को ग्रेविटेशनल फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स होगा डॉट dx. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर तुम देखोगे, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx इज इक्वल टू 5 माइनस 0i प्लस ऑफ 4 माइनस 0j. ये क्या आ जाएगा, 5i प्लस 4j. ठीक है, मास है हमारा 2 kg. 2 इंटू 10i प्लस j डॉट 5i प्लस 4j, है ना. तो 20i प्लस 20j, 20i प्लस 20j, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं 5i प्लस 4j से वर्क डन के लिए. सो विच इज इक्वल टू i डॉट i, मतलब i को i से मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 5 100 प्लस j को j से 20 इंटू 4, so 100 plus 80 which is equal to 180 joules. टोटल वर्क डन कितना हो गया, 180 joules. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया ना सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m. तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये जो अंदर है ना, ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास कैपिटल M है एंड रेडियस a, इसका रेडियस a है. is surrounded symmetrically by a uniform thin spherical cell of equal mass.
तो इसके बाहर एक स्फेरिकल सेल है जिसका उसका भी मास m है ना, और उसका रेडियस कितना है 2a है उसका रेडियस. नाउ फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस a विच इज 3/2a फ्रॉम द सेंटर. यहाँ पे P1 पे. सो a पार्ट gravitational field at P1. ठीक है. So P1, since P1 lies outside the sphere and inside the spherical cell. ठीक है. स्फेरिकल सेल के अंदर है. अंदर स्फेरिकल सेल के कोई पॉइंट होता है तो उस स्फेरिकल सेल के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, हमें पता है. और एक्सटीरियर में जो उसका ये जो ये पूरा स्फीयर है ये पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा. सो इनर सॉलिड स्फीयर act as point mass at center and there is no gravitational field due to a spherical cell inside the shell. सेल के अंदर नहीं है. So ये जो P1 since it lies outside the sphere and inside the spherical cell, अब जो है at P1 gravitational field क्या हो जाएगा GM है ना, अंदर वाले उसके वजह से GM by 3/2a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 0. So GM 4GM by 9a square. ये हो जाता है वैल्यू इसका फर्स्ट केस में. क्लियर है बच्चों? यस सर. अब एट P2 में P2 इज एक्सटीरियर टू बोथ सॉलिड स्फीयर एज वेल एज स्फेरिकल सेल. तो दोनों जो है पॉइंट मास के तरह बिहेव करेगा. सो एट P2 now since P2 lies exterior to both solid sphere and spherical cell. So since P2 lies exterior to both solid sphere and spherical cell, ठीक है. So both masses behave as point masses concentrated at center, and net gravitational field at P2 है ना, यहाँ पे भी लिख लेना net gravitational फील्ड एट P1 हम लोग निकाल रहे थे. तो P2 पे देखो मास m और m 2m हो गया G2m by 5/2a का होल स्क्वायर.
तो 4 2s are 8 gm by 25a square. क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है। Sir, there you've written both masses whereas point mass is concentrated. हाँ, concentrated at center, मतलब point mass is here, it will act as a point mass at this point, concentrated at center. Okay, sir. Thank you. Placed at center कर लो, concentrated at center कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया खत्म, इतना ही है तुम लोग को करना। तुम लोग जो है अभी तुम्हारा जो होमवर्क है वो हमारा जो ये स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल के पीछे जितने क्वेश्चंस हैं, है ना, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया होता है, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए होते हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं तुमको। ठीक है? Okay, sir. पूरा हफ्ता है, ग्रेविटेशन पूरा खत्म करना है आपको इस वीक में। नेक्स्ट वीक में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे। ठीक है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह। ठीक है बच्चों? हाँ सर। ओके सर। चलिए अच्छे से